नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद बोलो हमारे शेरे हिंदुस्तान। सभी लोग लाजवाब है ना? बढ़िया है ना? चलिए भाई, अच्छे होंगे ऐसा उम्मीद करता हूं। तो लीजिए, अब हम लोग आ चुके हैं जीएस के एक नए रंग में, एक नए रूप में, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। बात होगी आज अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में बात अभी स्टार्ट होगी। और ये भी बात किया जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा किस सेगमेंट से आपको यहाँ पर मिलने वाला है। उन सभी फैक्टर्स को, उन सभी पैरामीटर्स को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए भैया, बात करने वाले हैं चूँकि किसके बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। तो पहली बात हम आज आपको बताएंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है। ले भैया, देखिए जरा, अर्थशास्त्र की बात करेंगे। ये आपका क्या है? ये आपका है अर्थशास्त्र। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? तो इसका नाम है अर्थशास्त्र। ये है अर्थशास्त्र। यानी बात करने वाले हैं किसके बारे में? इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि वास्तव में इकोनॉमिक्स क्या होता है। और पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके बाद कौन कौन सा सवाल इससे ज़्यादा देखने को मिलता है, उन सभी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए भाई, पहला सवाल जो बनता है कि इकोनॉमिक्स का जनक, पहला बात पूछेगा कि इकोनॉमिक्स का जनक यानी पापा कौन है। इकोनॉमिक्स के पापा यानी जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो आप कहिएगा, एक ही नाम लीजिएगा, कहिएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ साहब कौन है? इकोनॉमिक्स के जनक हैं। अब एडम स्मिथ की एक किताब है, एडम स्मिथ की एक किताब है, एक पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। उस पुस्तक का क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? उसका नाम है वेल्थ। वेल्थ ऑफ, क्या नाम है बच्चा? तो कहना इसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। यानी जो वेल्थ ऑफ नेशन है, इसी वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने क्या किया है? इकोनॉमिक्स को समझाने का प्रयास किया है। यानी डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स का। क्या दिया है? यानी अर्थशास्त्र को इन्होंने कहा है, ध्यान से देखिएगा, अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। धन के विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में क्या किया है? रूप में क्या किया है? तो कहेंगे परिभाषित किया है। परिभाषित किया है, ये बात याद रखिएगा। तो धन के विज्ञान के रूप में परिभाषा किसने दिया है? तो आप कहेंगे एडम स्मिथ साहब ने दिया है। किस पुस्तक में दिया है? तो कहिएगा वेल्थ ऑफ नेशन में दिया है। ये वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसका है? तो कहेंगे एडम स्मिथ का है। तो ये बात यहाँ पर आप समझ गए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि एडम स्मिथ साहब को जाना जाता है अर्थशास्त्र का जनक। अब देखिए, यहाँ पर अगर इस इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इस इकोनॉमिक्स में एक फैक्टर और आपको यहाँ पर याद रखना है। कौन सा फैक्टर याद रखना है? देखिए भैया, फैक्टर ये याद रखना है। फैक्टर क्या याद रखना? देखिए, यहाँ पर अर्थशास्त्र में तीन चीज़ें आती हैं, तीन फैक्टर्स हैं, तीन पैरामीटर्स हैं। तीन पैरामीटर्स है। तीन पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो तीन पैरामीटर्स में एक आता है क्या आपका? एक आता है उत्पादन। क्या आता है? उत्पादन आता है। दूसरा जो आता है पैरामीटर, उसे कहा जाता है वितरण। ये क्या है? वितरण। और तीसरा जो आपका है, इसे कहा जाता है उपभोग। ये है उपभोग कहा जाता है। यानी उत्पादन का मतलब हुआ प्रोडक्शन। उत्पादन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ। और वितरण का मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और उपभोग का मतलब क्या हुआ? कंजप्शन हुआ। कंजप्शन हुआ। ये बात यहाँ पर समझ गए। यानी जो ये तीन पैरामीटर हैं दोस्तों, इन्हीं तीन पैरामीटर्स का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स नाम लिया जाता है। यानी पूरे इकोनॉमिक्स में यही तीन चीज़ आपके सामने, नज़र के सामने, जिगर के पास घूमने वाला है। क्या क्या? एक प्रोडक्शन, एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंजप्शन, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है या विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण और उपभोग का विश्लेषण किया जाए, वही क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो मैंने क्या बोला? हमने यहाँ पे बोला उत्पादन, वितरण, उपभोग का क्या किया जाए? विश्लेषण किया जाए।
विश्लेषण किया जाए, विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो आप कहेंगे इकोनॉमिक्स में किया जाता है। विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से आप समझ गए। एडम स्मिथ के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया। अब थोड़ा सा हम आपको एक चीज़ बताएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें अर्थशास्त्र का, यहाँ पर अगर हम बात करें किसका? अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र को अगर देखा जाए तो एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र का एक नोबेल पुरस्कार होता है, उसे शामिल कब किया गया? यानी अभी आप देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो नोबेल जो पुरस्कार होता है, टोटल कौन कौन सा फील्ड है जहाँ पर दिया जाता है? तो आप कहेंगे टोटल 6 फील्ड है। उन 6 फील्ड में क्या इकोनॉमिक्स भी स्टार्टिंग में ही ऐड किया गया था? जी नहीं, नहीं ऐड किया गया था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल, अर्थशास्त्र का नोबेल, नोबेल। तो अर्थशास्त्र के नोबेल के पहले आपको हम बता दें कौन कौन सा फील्ड है जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो एक आपका फील्ड क्या है? एक आपका फील्ड है भौतिकी, एक आपका क्या है? भौतिकी है। और दूसरा आपका जो फील्ड है एक भौतिकी है। दूसरा जो आपका फील्ड है कौन सा है? तो कहेंगे रसायन है। ये रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा याद रखिएगा शांति, शांति वही बात नहीं मानती। चौथा याद रखिएगा चिकित्सा, ये क्या है? तो कहेंगे चिकित्सा है। चिकित्सा के फील्ड में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पांचवा जो है वो क्या है? वो है साहित्य, वो साहित्य है। और यहाँ पर अब जो छठवां है वो छठवां कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, छठवां जो शामिल किया गया है वो क्या शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र को भी शामिल कर लिया गया है। अर्थात इन 6 क्षेत्र में, ये 6 जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है, दिया जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि भाई चूंकि अर्थशास्त्र सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का नोबेल कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा एक जमाना था, 1968 का जमाना था। कब का? तो हमने कहा वर्ष 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में बैंक ऑफ स्वीडन, एक बैंक है, नाम है बैंक ऑफ स्वीडन। बैंक ऑफ क्या लिखा हूं? ये स्वीडन लिखा हूं। स्वीडन की एक बैंक है, बैंक ऑफ स्वीडन की 300वीं वर्षगांठ, याद रखिएगा कौवीं वर्षगांठ? तो हमने कहा 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में अर्थशास्त्र को शामिल किया गया। अर्थशास्त्र को क्या किया गया? तो आप कहेंगे शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, शामिल किया गया। ये बात यहाँ ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से आप समझने का प्रयास करिएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब चूंकि 1968 में शामिल किया गया, जब 1968 में शामिल किया गया तो यहाँ पर सवाल ये बनता पहली बार किसको दिया गया? तो वर्ष 1900, याद रखिएगा वर्ष 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र, पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दो व्यक्तियों को, किसको किसको? दो व्यक्तियों को, दो व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्ति को दिया गया? तो कहेंगे 2 व्यक्ति को। अब 2 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला और कौन सा? ये दूसरा। ये 2 व्यक्तियों का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। एक व्यक्ति का नाम क्या है? तो एक व्यक्ति का नाम है रेगनर फ्रिस, ये है रेगनर फ्रिस, रेगनर फ्रिस हैं। और दूसरा जो व्यक्ति है वो है टीन वेरेगन, टीन वेरेगन, ये टीन वेरेगन है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, टीन वेरेगन साहब को क्या किया गया था? यहाँ पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बात यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? तो आप कहेंगे रेगनर फ्रिस, और इसको टीन वेरेगन को दिया गया। ये दोनों बात अच्छे तरीके से यहाँ पर गठिया लीजिएगा, नहीं तो भैया मजा नहीं आएगा। रही बात रेगनर फ्रिस का, तो ये नॉर्वे कंट्री के रहने वाले, और ये व्यक्ति कहाँ है? तो ये है नीदरलैंड के। ये कहाँ के? तो कहेंगे नीदरलैंड के निवासी थे। तो इन दोनों व्यक्तियों को क्या हुआ सबसे पहले, कब? तो 1969 में दिया गया।
देखिए भैया, अर्थशास्त्र का नोबेल शामिल कब हुआ तो कहेंगे 1968 में शामिल हुआ, लेकिन दिया कब गया कहेंगे 1969 में। पहली बार किसको दिया गया? दो व्यक्तियों को। कौन कौन? रेगनर फ्रिस और टीन वेरेगन को दिया गया। ये बात आप समझ गए। अब हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी अगर बात करें अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र कुल कितने प्रकार का होता है? तो अर्थशास्त्र कहेंगे दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे दो प्रकार का होता है। एक जो आपका प्रकार है इसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, हिंदी में कहते हैं व्यष्टि। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र की इसे संज्ञा दी गई है, हिंदी में नाम याद रखना है। दूसरा जो आपका है, दूसरा भी आपको याद रखना है कौन सा? ये कहा जाता है मैक्रो। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसे कहा जाता है हिंदी में समष्टि। क्या कहते हैं? समष्टि। ये है समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये बात यहाँ याद रखिएगा। अब देखिएगा भैया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में, पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में अभी मैंने पीछे आपको बताया एक ही बात घुमा फिरा किया जाएगा। किसी भी वस्तु का उत्पादन होगा, वितरण होगा और उसका उपभोग होगा। यानी जो विश्लेषण होगा किसका होगा? तो कहेंगे वस्तु एवं सेवा का होगा। ये भैया है, देखा हो क्या होगा? वस्तु एवं सेवा का। वस्तु एवं यहाँ क्या लिख दिया जाए? सेवा लिख दिया जाए। यानी इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो वस्तु और सेवा का क्या होता है? उत्पादन होता है, वितरण होता है और उसका उपभोग का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं, चूंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यक्ति स्तर पर यह इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जाता है, यानी व्यक्ति अथवा क्या कहेंगे? संस्था। व्यक्ति अथवा संस्था स्तर पर, याद रखिएगा, व्यक्ति अथवा संस्था स्तर पर ये बात होती है, स्तर पर बात होती है। कहेंगे कैसा बात होती है? तो व्यक्ति और संस्था स्तर का मतलब ये हुआ जब किसी भी वस्तु एवं सेवा यानी गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन, उसका वितरण और उसका उपभोग अगर एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है अथवा एक पर्टिकुलर छोटी सी संस्था के द्वारा किया जा रहा है तो वह जो इकोनॉमिक्स होगा वह माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, जिसे छोटा अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात किया जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा? ये पूरे देश लेवल की बात करेगा, पूरे कंट्री लेवल की बात करेगा, पूरे राष्ट्र लेवल की बात करेगा। यह एकमात्र व्यक्ति के कारण ऐसा हो रहा था, एक संस्था के द्वारा ऐसा किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एक देश के द्वारा किया जाएगा। यानी यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वस्तु सेवा उत्पादन, वस्तु एवं सेवा का जो उत्पादन होगा, वितरण होगा, उसको उपभोग का जो एनालिसिस होगा वह किस स्तर पर होगा? तो याद रखिएगा राष्ट्र स्तर पर। राष्ट्र स्तर पर या इसी को कहा जाता है देश स्तर पर। देश स्तर पर क्या होगा? विश्लेषण होगा। देश स्तर पर क्या होगा? तो आप कहेंगे विश्लेषण होगा। विश्लेषण किया जाए, क्या किया जाए? विश्लेषण किया जाए। और यहाँ पर व्यक्ति अथवा संस्था स्तर पर क्या हो? विश्लेषण हो। विश्लेषण हो। विश्लेषण किसका हो? तो विश्लेषण देखिए तीन चीजों का हो। एक आपका क्या हो? प्रोडक्शन हो। एक क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। दूसरा किसका विश्लेषण होगा? तो दूसरे का होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का आपका विश्लेषण होगा। और तीसरा जो आपका विश्लेषण होगा वो किसका होगा? तो आप कहेंगे कंजप्शन का। कंजप्शन का विश्लेषण किया जाएगा, यानी उपभोग का विश्लेषण किया जाएगा। ये तीनों का तीनों कहानी इनके लिए भी है भैया, तीनों का तीनों कहानी इनके लिए भी है। ये भी बात यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। यह राष्ट्र स्तर और देश स्तर पर माइक्रो, और माइक्रो का मतलब हो गया छोटे स्तर पर। यहाँ से एक सवाल बहुत ही जानदार शानदार बनता है। क्या बनता है भैया? यहाँ पर अगर देखा जाए इन दोनों इकोनॉमिक्स का जो नामकरण किया गया, यानी नाम जो दिया गया, यानी नाम, नाम का मतलब है शब्द, यानी शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो आप एक ही बात कहिएगा। अगर कहे माइक्रो नाम, माइक्रो नाम और माइक्रो नाम किसके द्वारा दिया गया, तब आप कहिएगा ये जो नामकरण किया गया वो किसके द्वारा? तो कहेंगे रेगनर, रेगनर फ्रिस के द्वारा ये नाम दिया गया। रेगनर फ्रिस द्वारा क्या किया गया? ये नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? तो माइक्रो इकोनॉमिक और क्या? माइक्रो इकोनॉमिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन सीधे ठोकेगा आपसे
सीधे दागेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसने दिया है, तो कहेंगे रेगनर फ्रिश। माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसने दिया है, तो एक ही बात कहेंगे, कौन, रेगनर फ्रिश। लेकिन यहाँ पर अगर इस माइक्रो इकोनॉमिक का कह दे क्या, फादर कहे, फादर का मतलब क्या, जनक कहे, फादर का मतलब क्या कहे, जनक कहे, तो आप जनक के लिए कहिएगा भैया, जनक तो एक ही है, नाम उनका है जॉन मेनार्ड किन्स। क्या नाम है, ये जॉन मेनार्ड किन्स हैं, जॉन मेनार्ड किन्स हैं। ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो जॉन मेनार्ड किन्स साहब क्या हैं, इसके क्या हैं, जनक हैं, यानी बाबूजी हैं, यानी इनके पापा हैं। ये बात यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब बात हम करते हैं इकोनॉमी के बारे में। चलिए भैया, अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था। अब बात होगी किसके बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। यानी अब जो हम बात करने वाले अर्थव्यवस्था, जिसे क्या कहा जाता है, इसे इकोनॉमी कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। यानी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, देखिए बच्चा ध्यान से समझिए। अर्थ का मतलब होता पैसा, और व्यवस्था का मतलब होता मैनेजमेंट। यानी पैसे का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए कि देश का क्या हो, आर्थिक विकास हो, राजनैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो। तो इन सभी प्रकार के विकास को संपन्न करने के लिए देश क्या करता है, देश के पास जितने भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, उन सभी संसाधनों पर क्या होता है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, कुछ योजना बनाता है, कुछ नियोजन करता है, यानी इन्वेस्ट करता है। तो अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था की बात करें कि पैसे की कैसे व्यवस्था किया जाए। जैसे मान लीजिए अपने भारत देश में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिस पर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्या क्या है, तो जैसे शिक्षा है, यह एक संसाधन है, परिवहन है, एक संसाधन है, बिजली है, संसाधन है, जल है, संसाधन है। तो इन सभी संसाधनों पर क्या करेगा, भारत सरकार के पास जो भी रेवेन्यू होगा, उस रेवेन्यू का कुछ अमाउंट क्या करेगा, शिक्षा पर, कुछ अमाउंट परिवहन पर, और कुछ अमाउंट जल पर खर्चा करेगा। इससे क्या होगा, अनेक प्रकार के रोजगार का सृजन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, परिवार की स्थिति सही होगी। जब परिवार की स्थिति सही होगी तो निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा, समाज आगे बढ़ेगा, और समाज जब आगे बढ़ेगा तो देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो अर्थव्यवस्था देखा जाए तो अर्थव्यवस्था कुल अब तक 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिली है। एक अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी, कौन सा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसे क्या कहा जाता है, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट कहा जाता है, कैपिटलिस्ट, क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट कहते हैं, कैपिटलिस्ट कहा जाता है। एक जो आपका इकोनॉमी देखने को मिलता है, वह जो मिलता है उसका नाम है समाजवादी। क्या नाम है, तो आप कहिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी का मतलब होता है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा जो आपका इकोनॉमी देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, तो वो मिलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या मिलता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिश्रित को ही कहा जाता है क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यानी यही 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। यही 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था अब तक देश में अनेक प्रकार के देशों में देखने को मिला है। लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था देश में देखने को मिला है कौन सा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिला है। उसके बाद जो जन्म हुआ समाजवादी का, उसके बाद जो जन्म हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक आशा समझिएगा, जैसे मान लीजिए यह देश है, हमने कहा यह देश है वीर जवानों का, ठीक है, ये मान लीजिए देश है, एक राष्ट्र है। तो जब राष्ट्र है तो इस राष्ट्र को मैं यहाँ बना रहा हूँ ऊपर, ताकि नीचे लिखने काम आए। मान लीजिए राष्ट्र है, अब इस राष्ट्र में क्या है कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जिन पर सरकार का पकड़ है, और कुछ ऐसे संसाधन हैं जिन पर निजी स्वामित्व है। यानी यह मैं बात करूं तो ये क्या है, निजी स्वामित्व वाला क्षेत्र है। ये क्या है, निजी क्षेत्र है, ये क्या है, निजी क्षेत्र है। और एक ऐसा है सरकारी है। ये सरकारी का मतलब सार्वजनिक है, सरकारी क्षेत्र है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था, यानी किसी भी राष्ट्र में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकारी स्वामित्व और निजी स्वामित्व दोनों प्रकार का देखने को मिले, वही कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी जिस देश में 2 प्रकार के फंक्शन काम करने वाले क्या हो, पैरामीटर हो, जैसे सरकारी संस्था भी हो और प्राइवेट संस्था भी हो, तो सभी क्या कहा जाएगा, तो सभी कहा जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक बात याद रखिएगा, हमेशा मिश्रित मूल्य पद्धति कार्य करता है। मतलब जैसे मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हुआ या धान का उत्पादन हुआ, तो जो एमएसपी जारी करता है कौन, सीएसीपी, यानी कृषि मूल्य आयोग के द्वारा जो
सीएससीपी जारी किया जाता है, वो जो एमएसपी जारी किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वह तो सरकार के द्वारा निश्चित किया जाता है। लेकिन ऐसे ही एक पूंजीपति होता है, एक व्यापारी होता है, वह भी क्या करता है, उस धान का, उस गेहूं का मिनिमम मूल्य निर्धारित कर देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व भी होता है और कुछ संसाधनों पर निजी स्वामित्व भी देखने को मिलता है। तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ जिस अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से पकड़ किसका हो, गवर्नमेंट का हो, यानी सरकार का हो, यानी पूरा का पूरा फंक्शन कैसा हो, सरकारी हो। ठीक है, वो सभी कहा जाता है क्या, समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक ही परम उद्देश्य होता है और वो होता है केवल और केवल समाज को आगे बढ़ाना। लेकिन यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य जो होता है वो होता है मात्र पैसा कमाना। ठीक है, तो पैसा पैसा क्या करती हो और पैसे पे क्यों मरती हो, वही कहानी है यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मात्र एक ही उद्देश्य होता है, पैसा कमाना। लेकिन जब पैसा कमाएगा, पैसा कमाना उद्देश्य, तो क्वालिटी भी एक नंबर का मिलेगा, लेकिन क्वालिटी इसमें आपको एक नंबर नहीं मिलेगा प्रोडक्ट का। ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रकार के संसाधन यहाँ पर हैं, सब पर पकड़ सरकार का है, तो सरकार अपनी इच्छा से क्या करेगा, वस्तु और सेवा का उत्पादन करेगा। कभी भी डिमांड सप्लाई पर आधारित नहीं होगा ये, और ये क्या होगा, डिमांड सप्लाई पर आधारित होगा, यानी डिमांड बढ़ने पर वस्तु का उत्पादन होगा। तो एक एक करके हम बताते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पहला सवाल पूछता है जनक कौन है, तो कहिएगा इसके जो जनक हैं वो कौन है, एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ इसके जनक हैं। तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा, एडम स्मिथ क्या है, इसके जनक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, एडम स्मिथ। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक के बारे में बात करेगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, तो आप कहिएगा कार्ल मार्क्स। क्या, कार्ल मार्क्स साहब जो हैं इस अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। वहीं पर अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक की बात किया जाए तो यहाँ पर जो जनक है वो कौन है, कहिएगा जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स साहब हैं, याद रखिएगा। जॉन मेनार्ड किन्स साहब कौन है, इस अर्थव्यवस्था के पापा हैं। तो ये तीनों फैक्टर यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा, इसका जो उद्देश्य है एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, पैसा कमाना। यानी पैसा कमाना जो है इसका मेन उद्देश्य माना जाता है किसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। और यहाँ पर अगर हम उद्देश्य की बात करें, यहाँ पर अगर हम उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर जो उद्देश्य है वो क्या है, तो आप कहना समाज को आगे बढ़ाना। किसको, समाज को क्या करना, आगे बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य है, आगे बढ़ाना। ये बात यहाँ पर याद रखिएगा, समाज को आगे बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य की बात किया जाए तो यहाँ पर तो दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही है, समाजवादी भी और कैसा, पूंजीवादी भी। तो यहाँ पर जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, कल्याणकारी। कल्याणकारी क्या करना, भावना डेवलप करना, कल्याणकारी भावना का विकास करना, कल्याणकारी भावना का विकास करना, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। अब यहाँ पे दो फैक्टर तो आप समझ गए। अब तीसरा फैक्टर याद रखिएगा, इस अर्थव्यवस्था में अगला जो पॉइंट है वह ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर पकड़ किसका होता है, तो कहेंगे निजी व्यक्तियों का होता है। यानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, निजी स्वामित्व देखने को मिलेगा, निजी स्वामित्व देखने को मिलेगा, यानी प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो आप कहेंगे संसाधन पर, यानी संसाधनों पर, संसाधनों पर किसका स्वामित्व होगा, तो आप कहेंगे निजी स्वामित्व होगा, यानी पूंजीपतियों का स्वामित्व यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं पर अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सरकारी, सरकारी स्वामित्व, यानी गवर्नमेंट ओनरशिप, सरकारी स्वामित्व, स्वामित्व देखने को मिलेगा। और सरकारी जो स्वामित्व होता है वह क्या होता है, संसाधनों पर, याद रखिएगा, संसाधनों पर, संसाधनों पर देखने को मिलता है। यानी संसाधनों पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, सरकारी स्वामित्व है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर निजी और सरकारी, निजी और क्या बोला मैंने, हमने कहा सरकारी, याद रखिएगा, निजी और प्लस साथ में सरकारी, सरकारी दोनों प्रकार का क्या होता है, दोनों प्रकार का क्या देखने को मिलता है, स्वामित्व। दोनों प्रकार का स्वामित्व होता है किस पर, तो आप कहेंगे संसाधनों पर, संसाधनों पर दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी प्रकार के संसाधन हैं, जो भी वस्तु सेवा का उत्पादन होगा वो किसके कंट्रोल में होगा, तो आप कहेंगे पूंजीपतियों का होगा, अर्थात निजी व्यक्तियों का होगा। यहाँ पर जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उसको उत्पादन करने का जो अधिकार है किसका है, सरकारी व्यक्ति का होगा, यानी सरकार का होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो निजी व्यक्ति और सरकारी दोनों का यहाँ पर स्वामित्व, अर्थात प्रोडक्शन करने का अधिकार दोनों के पास है। ठीक है, बात यहाँ समझ गए।
अब यहाँ देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर बाजार होता है। क्या होता है? बाजार यहाँ पर पाया जाता है, यानी बाजार उपलब्ध होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई पर आधारित होता है। यानी डिमांड जैसे ही किसी भी वस्तु का बढ़ेगा, मान लीजिए इस मार्कर का डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा? इसका कीमत बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो जितने भी पूंजीपति हैं बस एक ही काम उनका है, यही पैदा करना, मात्र यही पैदा करना, इसका प्रोडक्शन यानी सप्लाई मार्केट में बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य होगा। तो इसमें बाजार उपलब्ध होता है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार नहीं होता है। बात याद रखिएगा, बाजार नहीं होता है, बाजार नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार जो है, सरकार कभी भी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु का डिमांड बढ़ा तो उसी का सप्लाई झोकम झोंक किया जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। बाजार यहाँ पर नहीं होता है। बाजार जो है वस्तुओं का कीमत तय नहीं होता है, सरकार के द्वारा क्या होता है, वस्तु सेवा का उत्पादन होता है और समान रूप से जनता में बांट दिया जाता है ताकि समाज आगे बढ़ सके। ये बात यहाँ आप समझ गए। चलिए, और यहाँ पर देखा जाती, यहाँ पर बाजार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, यहाँ पर भी क्या होगा? बाजार होगा। यहाँ पर बाजार होगा, लेकिन इस बाजार में मूल्य पद्धति कैसी होगी? तो आप कहेंगे मिश्रित मूल्य पद्धति होगा। कैसा? मिश्रित मूल्य पद्धति होगा। ये बात यहाँ पर आप समझ गए। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रोडक्शन के कितने सेक्टर हैं। ठीक है, उत्पादन के क्षेत्र की अब हम बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बात यहाँ समझ लीजिए, समझ गए आप। अच्छा, एक बात और यहाँ देख लीजिए, ये जो कार्ल मार्क्स साहब हैं, इनकी एक किताब है, ये किताब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? तो कहेंगे दास कैपिटल। कौन सी किताब है? दास कैपिटल। ये दास कैपिटल इनकी एक किताब है, ये पुस्तक है। ठीक है, ये क्या है? तो आप कहेंगे पुस्तक है। और ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स की है। सवाल यही ठोकेगा कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए, तो आप कहिएगा दास कैपिटल। जैसे एडम स्मिथ का क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं उत्पादन के क्षेत्र। ये देखिए भैया, ये है उत्पादन के क्षेत्र। उत्पादन के क्षेत्र की बात करेंगे, यानी उत्पादन के कौन कौन से क्षेत्र माने गए हैं। तो देखिए भाई, उत्पादन के वर्तमान में देखा जाए 3 क्षेत्र आता है। उत्पादन का कितना क्षेत्र आता है? 3 क्षेत्र आता है। ठीक है, 3 क्षेत्र। पहले क्षेत्र की अगर बात करें, देखिएगा पहला, तो यहाँ पर जो पहला क्षेत्र है, इस पहले क्षेत्र का नाम है प्राइमरी सेक्टर। क्या नाम है? इसे कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। यानी प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये हुआ, इसे कहा जाता है प्राथमिक 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 क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र यही है। हमने कहा यहाँ पर आपको उत्पादन के 3 क्षेत्र दिखाई देंगे। 3 क्षेत्र आपको उत्पादन के दिखाई देंगे। अब तीनों क्षेत्र को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल ज़्यादा आपके पेपर में आता है, और सवाल अगर आता है तो यहीं से आता है, याद रखिएगा। पहला जो क्षेत्र है वो क्या है? तो आप कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र एक है सबसे पहला, और दूसरा जो है उसे कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। ये कौन सा है? तो कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र है। और तीसरा जो है उसे कहा जाता है तृतीयक तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ये बात आप समझ गए। अब प्राइमरी सेक्टर की अगर बात किया जाए तो इसमें देखिएगा ध्यान से, जब वस्तु एवं सेवा का उत्पादन, जब वस्तु का उत्पादन कच्चे तौर पर किया जाता है, तो वो जो सेक्टर होता है वो प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब वह क्षेत्र जहां वस्तु, वह क्षेत्र जहां वस्तु का उत्पादन, जहां वस्तु का उत्पादन कैसे हो? कच्चे तौर पर, कच्चे तौर पर किया जाए, कच्चे तौर पर किया जाए। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि वह क्षेत्र जहां वस्तु का उत्पादन कैसे हो? कच्चे तौर पर हो। तो कच्चे तौर का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है, खेती है, तो खेती में क्या माल पैदा होता है? कच्चा माल तैयार होता है। ठीक, जमीन से खुदाई होती है, माइनिंग होता है, खनन होता है, तो उस खनन के दौरान भी तो कच्चा माल निकाला जाता है। तो ये सभी के सभी क्या है? कच्चे तौर पर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, पशुपालन है, मत्स्य पालन है यानी मछली पालन है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? कच्चे तौर पर तैयार होते हैं। और वहीं अगर जंगल की बात करें, लकड़ी की बात करें, वानिकी की बात करें, तो ये भी क्या होता है? कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। तो इसमें उदाहरण याद रखिएगा, उदाहरण ही आपसे पूछेगा। उदाहरण में जैसे पहला मैं उदाहरण आपको लिख करके बता रहा हूँ, उदाहरण आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। पहला उदाहरण देखिए क्या है। जैसे अगर हम कहें कृषि, तो कृषि का मतलब आप यही बात समझिएगा, कृषि का मतलब ही क्या होता है? इसका आशय ही क्या होता है? एग्रीकल्चर का मतलब ही
एकमात्र होता है प्राथमिक सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर से सभी की सभी वस्तुएं जो है कच्चे तौर पर तैयार की जाती हैं या प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, वह क्षेत्र जहां वस्तु का उत्पादन कच्चे तौर पर किया जाए वो क्या कहा जाता है, प्राइमरी। तो एग्रीकल्चर हो गया। दूसरा सेक्टर देखिए क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे मत्स्य पालन होगा। मत्स्य पालन का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद तीसरा जो होता है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे पशुपालन, पशुपालन है। चौथा जो आपका सेक्टर होगा वो क्या होगा, वानिकी होगा। वानिकी का मतलब होता है फॉरेस्ट्री, इसी को क्या कहते हैं, जंगल। यही आपका क्या है, जंगल है। पांचवा भी आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक एग्जाम्पल पांचवा हो सकता है क्या, खनन हो सकता है। ये खनन भी प्राथमिक सेक्टर में आता है। छठवां देखिए ये है उत्खनन। उत्खनन भी क्या होता है, यह आता है कहाँ पर, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आपने समझा, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत समझा कि जितने भी प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन, जितने भी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कच्चे तौर पर किया जाता है वही क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए, अब द्वितीयक क्षेत्र जो प्राप्त होगा हमें, इस प्राथमिक क्षेत्र की मदद से प्राप्त होगा। यानी अब तक जो भी कच्चे तौर पर प्राप्त हुआ है, उन्हीं कच्चे उत्पादकों का प्रयोग करके जब माल को पक्का कर दिया जाए, पक्के तौर पर तैयार किया जाए, तो क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा आपका क्या, तृतीयक। जैसे मान लीजिए मैं टी शर्ट पहना हूँ, कपड़ा पहना हूँ, तो कपड़ा कहीं ना कहीं हमें कॉटन से मिल रहा है, यानी कपास से मिल रहा है। तो कपास क्या है, कपास एग्रीकल्चर में आता है। तो वो एग्रीकल्चर यानी कपास कैसा हुआ, तो वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हुआ, कच्चे तौर पर प्राप्त हुआ। अब उसी को जब हम इंडस्ट्री में प्रवेश करवा देंगे तो इंडस्ट्री क्या करेगी, उद्योग मशीनरी क्या करेगी, उसको बना करके उस कॉटन के माध्यम से एक पक्का माल का मतलब एक टी शर्ट बन जाएगा, कपड़ा बन जाएगा। तो अब हम बात करने वाले किसके बारे में, द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। तो दूसरा याद रखिएगा, ये आपका क्या है, द्वितीयक क्षेत्र है। तो ये द्वितीयक क्षेत्र के बारे में अब हम आपसे बात करेंगे। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सेकेंडरी। यही क्या है, सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है उत्पादन का। अब देखिए, सेकेंडरी सेक्टर का आशय यहां पर एक ही बात से आप लगाइएगा, जब प्राथमिक उत्पादकों का वह क्षेत्र जहां प्राथमिक उत्पादकों की सहायता से वस्तु पक्के तौर पर प्राप्त किया जाए, वही क्षेत्र क्या कहा जाता है, वो द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। बात यहां पर याद रखिएगा। अब इस द्वितीयक क्षेत्र का मतलब आप एक ही समझेंगे, इस क्षेत्र का मतलब जो आप समझेंगे वो समझेंगे उद्योग। बस एक लाइन में समझिएगा, उद्योग। उद्योग को बोलते हैं क्या, विनिर्माण कहा जाता है। इसी को हिंदी में विनिर्माण भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। इसी को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। यही क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग। ये भी बात यहाँ पर अच्छे तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिस प्रकार से प्राथमिक सेक्टर का मतलब आप क्या लिए थे, कृषि से लिए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र अर्थात सेकेंडरी का मतलब आप लेंगे उद्योग, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग लेंगे। अब देखिए, इसका भी मैं उदाहरण यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि उदाहरण आपके दिल दिमाग में बस जाए। तो उदाहरण में पहला आप याद रखिएगा, पहला तो आपके सामने क्या आ चुका है, कहेंगे विनिर्माण आया है। विनिर्माण भी किस में आता है, कहेंगे इसी में आता है। विनिर्माण का मतलब क्या होता है, उद्योग होता है। उसके बाद अगर हम बात करें खनिज उद्योग, तो खनिज जो उद्योग है यानी जितने प्रकार के इंडस्ट्री हैं वो सभी के सभी किस में आएंगे, इसी में आएंगे। तीसरा अगर हम बात करें कपड़ा उद्योग की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, ये कपड़ा उद्योग की बात करें, कपड़ा उद्योग, तो कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल भी किस में आता है, तो आप कहेंगे इस द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। वहीं पर अगर हम बात करें गैस आपूर्ति का, बिजली का, किसका हम बात करें, गैस आपूर्ति का, ये गैस है आपूर्ति। और किसकी बात करें, बिजली की बात करें, बिजली की बात करें और साथ में जल की बात करें, तो सभी के सभी किस में आते हैं, तो आप कहेंगे सभी के सभी जो क्षेत्र हैं किस में आते हैं बच्चा, तो आप कहेंगे सभी का सभी ये आता है सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी आप यहाँ पर समझ गए। तो बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने होगा, उन ऑप्शन में पहचानना होगा कि निम्न में से बताइए कौन सा द्वितीयक क्षेत्र है, कौन सा तृतीयक क्षेत्र है, यानी सेकेंडरी फील्ड से कौन संबंध रखता है,
प्राइमरी सेक्टर से कौन संबंध रखता है, इस प्रकार से सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तृतीयक क्षेत्र के बारे में। तो तीसरा जो आपका है वो क्या है, ये है तृतीयक क्षेत्र। यानी तृतीयक क्षेत्र का मतलब अब यहाँ पर समझना आप टर्सरी फील्ड हम बताएंगे अब कि टर्सरी सेक्टर क्या होता है। टर्सरी सेक्टर देखिए, टर्सरी सेक्टर का मतलब आप एक ही समझिएगा, टर्सरी सेक्टर का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है सेवा। बस यही बात समझिएगा, सेवा का मतलब हुआ सर्विस। जो भी सर्विस है वो सभी का सभी क्या आता है, तृतीयक में आता है। अर्थात यहाँ पे कहा जा सकता है कि ऐसा क्षेत्र जहां वस्तु नहीं बल्कि सेवा का उत्पादन होता है। किसका, सेवा का उत्पादन होता है ये बात याद रखिएगा। हमने कहा ऐसा क्षेत्र जहां पर वस्तु का नहीं बल्कि किसका उत्पादन हो, सेवा का उत्पादन हो, तो वो फील्ड क्या कहा जाएगा, वो टर्सरी कहा जाएगा। और टर्सरी में आप समझे हो, टर्सरी का मतलब ही क्या होता है, सेवा होता है, सेवा। ठीक है, तो अब इस सेवा के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उदाहरण में जैसे पहला उदाहरण है, आपने सुना होगा, सबसे पहला तो सेवा ही लिख देता हूँ। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपने सुना होगा भंडारण। भंडारण का मतलब स्टोरेज होता है, यानी जो ठंडा घर होता है जिसमें आलू प्याज यानी कच्चे माल को क्या किया जाता है, संरक्षण प्रोवाइड किया जाता है, रखा जाता है, वो भंडारण कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए बैंक, यानी बैंक का मतलब बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र की अगर बात करें तो ये भी कहाँ पर आएगा, ये सेवा में आएगा। चौथा अगर बात करें होटल की, बात करें होटल, तो होटल में भी व्यक्ति क्या करता है, क्या होटल में जाता है तो कोई सामान पाता है, नहीं। होटल में जाता है तो व्यक्ति पैसा देता है, पैसा देने के बाद पैर फैला के सो जाता है रात भर, सुबह उठता है घर चला आता है, यानी उसने सर्विस लिया है। ठीक। भंडारण, सामान जाएगा रख देगा, पैसा देगा, सामान लेकर चला आएगा। बैंकिंग में क्या है, लेन देन हो रहा, सर्विस मिल रहा है, होटल हो गया। उसके बाद देखिए पांचवा, देखिए अगर हम बात करें किसका, रियल इस्टेट का बात करें, रियल इस्टेट, तो रियल इस्टेट भी क्या है, रियल इस्टेट भी एक प्रकार का सर्विस है। उसी प्रकार से याद रखिएगा परिवहन, हमने कहा परिवहन बताइए कैसा है, तो आप कहेंगे परिवहन का मतलब ये हुआ, परिवहन का मतलब अगर मान लीजिए आपको जाना है यहाँ से गोरखपुर, यहाँ से लखनऊ, यहाँ से कानपुर, कहीं भी जाना हो तो आप बस का सफ़र करेंगे या फिर ट्रेन का लेंगे या फिर प्लेन का लेंगे, यही तीन माध्यम है। यह हो सकता है जहाज से जाए, पानी वाले। तो ये सभी का सभी क्या देते हैं, सेवा देते हैं। आप थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, पैसा देते हैं, पिक्चर देख के चले जाते हैं, क्या लेते हैं, सेवा लेते हैं, तो इसको कहते हैं सर्विस। आप कोचिंग में इस समय वर्तमान में पढ़ रहे हैं, हमसे अगर पढ़ रहे हैं तो मैं क्या आपको दे रहा हूँ, कोई माल दे रहा हूँ, कोई वस्तु दे रहा हूँ, नहीं, मैं आपको केवल सर्विस दे रहा हूँ, उसके बदले आप हमको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है सेवा। उसके बाद सातवां अगर देखा जाए व्यापार, जो व्यापार है, व्यापार यानी व्यापार की बात करें कॉमर्स, तो कॉमर्स यानी व्यापार भी किसके अंतर्गत आएगा, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ये बात यहाँ अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ, कुछ फैक्ट मैं बताता हूँ। तृतीयक क्षेत्र में एक बात याद रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र में एक बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, नोट करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय में याद रखिएगा, हमने कहा राष्ट्रीय आय में यानी नेशनल इनकम में तृतीयक क्षेत्र का क्या होता है, क्षेत्र का योगदान क्या होता है, तो योगदान होता है सर्वाधिक। ये भैया हाई देखा हो, क्या होता है, सर्वाधिक होता है। यही सवाल पूछता है आपसे कि ये बताइए कि उत्पादन के तीनों क्षेत्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका राष्ट्रीय आय में योगदान सर्वाधिक होता है, तो आप एक ही बात चिल्ला चिल्ला कहिएगा, भारत अम्मा की जय, भारत माता की जय, बस काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक योगदान है किसका है, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय आय में किसका, तृतीयक का, यानी तृतीयक मतलब सेवा का। ठीक है, तृतीयक का मतलब क्या समझेंगे आप यहाँ पर, तृतीयक का मतलब हमने कहा एक ही बात आप समझिएगा, और वो बात कौन सा है तो कहिएगा वो बात कौन सा है, ये है सेवा, यही है भैया सेवा है, यानी सेवा का योगदान देखा जाए तो क्या है, सर्वाधिक है। लेकिन सवाल एक ये पूछता है कि अगर हम ये कहें
कि राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका होता है, तब आप कहिएगा। पीछे देखिए, प्राथमिक सेक्टर दिखाता हूं, ये प्राइमरी सेक्टर है। तो यहाँ पर मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से हवा पानी लगे। यहाँ पर नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा प्यार मोहब्बत से। राष्ट्रीय आय में अगर देखा जाए, राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान, सबसे कम योगदान, सबसे कम योगदान किसका होता, तब आप कहिएगा कृषि का होता है। कृषि का मतलब प्राथमिक क्षेत्र, याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का क्या होता है, सबसे कम योगदान माना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है कहां पर, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय आय में, जो भी नेशनल इनकम देश का होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो लिखा, इसको ध्यान दीजिएगा, हमने कहा राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होता है, सर्वाधिक होता है, यानी सेवा का सर्वाधिक योगदान होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट था जिसके बारे में हमें जब बताना था। एक बात और याद रखिएगा, एक अर्थव्यवस्था है क्या, अर्थव्यवस्था की देखा जाए तो अर्थव्यवस्था, थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में दो अर्थव्यवस्था आपको देखना है। एक आपको अर्थव्यवस्था देखना कौन सा, बंद अर्थव्यवस्था। ये कौन सा है, तो कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था है। और दूसरा जो अर्थव्यवस्था होता है वो कहा जाता है कौन सा, ओपन, यानी खुला अर्थव्यवस्था। ये क्या है, खुला अर्थव्यवस्था है, खुला अर्थव्यवस्था कहा जाता है। खुला अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ ओपन इकोनॉमी। ये कौन है, ओपन इकोनॉमी कहा जाता है। लेकिन यहां पर बंद अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ क्या, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अब एक एक करके हम बता दे रहे हैं, भैया ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात होने जा रहा है। सवाल आता है, ताबड़तोड़ तरीके से आता है। सवाल ये आता है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, जो भी देश होता है, जो भी राष्ट्र होता है, अगर उस राष्ट्र के द्वारा न तो किसी वस्तु का एक्सपोर्ट किया जाए, यानी न तो किसी वस्तु को निर्यात किया जाए देश से, और ना ही किसी वस्तु का आयात किया जाए देश के अंदर, यानी आयात निर्यात बंद हो। ठीक है, यानी न तो आओ सनम न तो जाओ सनम। कहने का मतलब, जब किसी राष्ट्र के द्वारा वस्तु और सेवा का क्या हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो, तो क्या कहा जाता, बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन वही अगर आओ सनम जाओ सनम हो, खुल्लम खुल्ला हो, ठीक है, मतलब किसी भी राष्ट्र के द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बड़े स्तर पर हो, आयात निर्यात तेजी से हो, तो कहा जाता क्या, खुला अर्थव्यवस्था। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर आयात निर्यात, आयात निर्यात ना हो किसी राष्ट्र द्वारा। ठीक है, हमने कहा किसी राष्ट्र द्वारा। जब किसी राष्ट्र के द्वारा क्या ना हो, आयात निर्यात बंद हो, यानी अगर मान लीजिए कोई एक राष्ट्र है, तो इस राष्ट्र में न तो क्या हो, एक्सपोर्ट हो, यानी ना तो क्या हो, निर्यात हो, न क्या हो, निर्यात हो, यहाँ पर ना तो क्या हो, निर्यात हो, और ना ही क्या हो, आयात हो। आयात निर्यात क्या हो, दोनों बंद हो, दोनों क्या हो, बंद हो, आयात निर्यात दोनों क्या हो, बंद हो। ठीक, तो वही कहा जाता क्या, बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करना चाहें इस अर्थव्यवस्था में, तो अगर मैं यहां पर कोई राष्ट्र बना दिया, तो इस राष्ट्र में क्या है, देखिए यहां पर आयात भी है, यहां पर निर्यात भी है, यहां पर क्या है, निर्यात है, एक्सपोर्ट है, और यहां पर क्या है, इंपोर्ट है, यानी आयात है। यहां पर निर्यात और आयात दोनों क्या है, बंद है, लेकिन यहां पर निर्यात आयात क्या हो, दोनों हो, दोनों हो, दोनों हो, तो क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे दोनों को कहा जाता है भैया खुला अर्थव्यवस्था, खुला अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बात यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा, बात समझे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर आयात निर्यात दोनों बड़े स्तर पर हो, वो क्या कहा जाता है, खुला अर्थव्यवस्था। और ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर आयात निर्यात बिल्कुल भी ना हो, वो क्या कहा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था बेसिकली देखा जा सकता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जो कि मैं पीछे यहाँ आपको बताया था। ध्यान से देखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था जब मैं आपको बताया था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है समाज को आगे बढ़ाना। समाज को आगे बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि जब समाज को आगे बढ़ाने का मेन उद्देश्य है देश का, तो जितना भी
उसके पास संसाधन है, जो भी वो क्या करेगा, वस्तु सेवा का उत्पादन करेगा, वो देश में ही खपत कर देगा समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समान रूप से वितरित करेगा। जब समान रूप से वितरित करेगा तो ये बताइए, जब कोई सामान बचेगा ही नहीं तो दूसरे देश में एक्सपोर्ट क्या कर पाएगा, यानी निर्यात नहीं कर पाएगा। बात समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जिन देशों ने अपनाया होगा या था, वो धीरे धीरे उनका जो इकोनॉमी होता है वो कैसा हो जाता है, क्लोज इकोनॉमी हो जाता है। एक बात और याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक यानी एडम स्मिथ साहब कहे थे कि देशों को क्या करना चाहिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाना चाहिए। ठीक, तो बहुत सारे देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाए, लेकिन वर्ष 1929 ईस्वी में महामंदी आई। जब महामंदी के शिकार हुए बहुत सारे देश, तब कार्ल मार्क्स साहब ने कहा कि नहीं नहीं, ये गलत वाला अर्थव्यवस्था है, आपको इस अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए। तब बहुत सारे देशों ने क्या किया, समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को छोड़ करके। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कुछ समय तक चला, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी। फिर 1991 में आर्थिक संकट आया देश के ऊपर, तो 1991 के बाद पुनः देश ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर अपनाया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ महामंदी। क्या लिख दे रहा हूँ, महामंदी का शिकार। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, इसे कहा जाता है महामंदी। महामंदी कब आया था, तो आप कहेंगे वर्ष 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में महामंदी के शिकार हो गए बहुत सारे देश, वो देश जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए थे। उसके बाद 1929 के बाद क्या हुआ, समाजवादी अर्थव्यवस्था लोगों ने क्या किया, अपनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक, लोगों ने अपनाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था देखा जाए तो 1991 ईस्वी में क्या हुआ, आर्थिक संकट आया देश के ऊपर। उसके बाद 1991 के बाद क्या हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था लोगों ने यहाँ पर अपनाना प्रारंभ कर दिया। ये बात यहाँ आप समझ गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का इकोनॉमिक्स का इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे, जीडीपी के बारे में बात करेंगे, जीएनपी के बारे में बात करेंगे, एनडीपी के बारे में बात करेंगे, एनएनपी के बारे में बात करेंगे। तो सभी पैरामीटर्स जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु होते हैं, इसलिए यह आपके लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला भी होने वाला है। तो ध्यान प्यार मोहब्बत से समझिएगा। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। फिर मुलाकात होगी आपसे कल इसी वक्त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।